बुक एक फलों और जानवरों से पैसा कमाने की कला हमेशा कुदरती होती है। पैसा कमाने के दो तरीकों में से, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक घर के मैनेजमेंट का हिस्सा है, दूसरा रिटेल ट्रेड का। पहला जरूरी और इज्जतदार है, दूसरा एक तरह का लेन देन है जिसकी सही में बुराई की जाती है क्योंकि यह अननेचुरल है। और एक ऐसा तरीका है जिससे लोग एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। सबसे ज़्यादा नफरत की जाने वाली चीज़ है और सबसे बड़ी वजह से सूद खोरी, जिसमें पैसे से ही फ़ायदा होता है, न कि उसके नेचुरल इस्तेमाल से। क्योंकि पैसे का इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाता था, न कि ब्याज पर बढ़ाने के लिए। और यह सब सूदखोरी, जिसका मतलब है पैसे से पैसा पैदा करना। यह सब सूदखोरी जिसका मतलब पैसे से पैसा पैदा करना पैसे के पैदा होने के इस्तेमाल होता है, क्योंकि बच्चा माता पिता जैसा होता है। इसलिए पैसा कमाने के सभी तरीकों में यह सबसे अननेचुरल है। पैसा बनाने की थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ कह चुका हूँ। अब हम प्रैक्टिकल हिस्से पर आएंगे। ऐसे मामलों पर चर्चा करना फिलोसफी के लायक नहीं है, लेकिन असल में उनमें शामिल होना गैरकानूनी और परेशान करने वाला है। पैसा कमाने के काम के हिस्से हैं। पहला, जानवरों के बारे में जानकारी। कौन से जानवर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और कहाँ और कैसे। जैसे किसी तरह के घोड़े या भेड़ या बैल या कोई और जानवर सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। एक आदमी को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन दूसरों से बेहतर पैसा देता है और कौन खास जगहों पर सबसे अच्छा पैसा देता है, क्योंकि कुछ एक जगह बेहतर करते हैं, कुछ दूसरी जगह। दूसरा, खेती बाड़ी, जो या तो खेती या पौधे लगाना हो सकता है, और मधुमक्खियों और मछलियों या पक्षियों या किसी भी ऐसे जानवर को पालना जो इंसान के काम आ सकता है। ये पैसे कमाने का सच्ची या सही कला के हिस्से हैं और सबसे पहले आते हैं। आते हैं दूसरे में जिसमें एक्सचेंज होता है। पहला और दूसरा जरूरी नौर में कॉमर्स, जो तीन तरह के होते हैं। समुद्र के रास्ते कॉमर्स है, जमीन के रास्ते कॉमर्स, दुकानों में बेचना। ये भी इस आधार पर अलग अलग होते हैं कि वे ज़्यादा सुरक्षित या ज़्यादा फायदेमंद हो। दूसरा है सूद। तीसरा, किराए पर सर्विस। इसमें से एक तरह का काम मशीनी कामों में होता है, दूसरा बिना हुनर या शारीरिक मेहनत में। पैसा कमाने का एक तरीका भी है जो इसके और पहले या नेचुरल तरीके के बीच का है, जो थोड़ा नेचुरल है, लेकिन धरती से फलों और दूसरी चीज़ों के एक्सचेंज से भी जुड़ा है। इनमें से कुछ बाद वाले, भले ही उनसे कोई फ़ायदा न हो, फिर भी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे लकड़ी और मिनरल माइनिंग की कला, जिससे मिनरल मिलते हैं कि कई ब्रांच हैं, क्योंकि धरती से कई तरह की चीज़ें खोदी जाती हैं। जैसे पैसा कमाने के कई कई हिस्सों के बारे में मैं अब आमतौर पर बात करूंगा। उन पर थोड़ा ध्यान देना असल में काम आ सकता है, लेकिन अभी उन पर ज़्यादा बात करना थकाने वाला होगा। वे काम सबसे ज़्यादा बड़े कला हैं जिनमें किस्मत का असर सबसे कम होता है। वे सबसे घटिया काम हैं जिनमें शरीर सबसे ज़्यादा खराब होता है। वे सबसे ज़्यादा गुलामी वाले काम हैं जिनमें शरीर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वे सबसे ज़्यादा असहिष्णु काम हैं जिनमें बेहतरीन काम की सबसे कम ज़रूरत होती है। इन पर इन विषयों पर अलग अलग लोगों ने काम लिखे हैं, जैसे चेरेस द पेरिन और अपोलोडोस द लेमिनियन ने खेती और पौधे लगाने के बारे में लिखा है, जबकि दूसरों ने बड़ी दूसरी ब्रांच के बारे में लिखा है। जो कोई भी ऐसे मामलों की परवाह करता है वह उनकी लिखी बातें पढ़ सकता है। यह भी अच्छा होगा कि उन बिखरी हुई कहानियों को इकट्ठा किया जाए जिनसे लोग दौलत बनाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि यह सब उन लोगों के लिए काम का है जो पैसा बनाने की कला को महत्व देते हैं। थेसल्स थेसल्स द माइलियन और उनके फाइनेंशियल डिवाइस का एक किस्सा है, जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन का एक सिद्धांत शामिल है, लेकिन यह उनकी समझदारी की वजह से उन्हें दिया जाता है। उन्हें उनकी गरीबी के लिए बुरा भला कहा जाता था, जिससे यह पता चलता था कि फिलोसफी किसी काम की नहीं है। कहानी के अनुसार सर्दियों में ही उन्हें तारों में अपने स्किल से पता चल गया कि आने वाले साल में जैतून की बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए थोड़े पैसे होने पर उन्होंने कई
ओस और मिलेटस में भी जैतून प्रेस के इस्तेमाल के लिए डिपॉजिट दे दिया, जिन्हें उन्हें कम कीमत पर किराए पर लिया, क्योंकि किसी ने उनके खिलाफ बोली नहीं लगाई थी। जब फसल का समय आया तब बहुत से लोगों को उसके साथ और अचानक वे सब चाहिए थे, तो उसने उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी रेट पर बेच दिया और काफ़ी पैसा कमाया। इस तरह उसने दुनिया को दिखाया कि अगर फिलोसोफर चाहे तो आसानी से अमीर बन सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश दूसरी तरह की होती है। लेकिन अगर फिलोसोफर चाहे तो लेकिन उनकी ख्वाहिश दूसरी तरह की होती है। माना जाता है कि उसने अपनी समझदारी का सबूत दिया, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, पैसा कमाने का सब तरीका यूनिवर्सल है और यह मोनोपोली बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल अक्सर शहर तब करते हैं जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। वे चीज़ों पर एकाधिकार कर लेते हैं। सिसली का एक आदमी था जिसके पास पैसे जमा थे। उसने लोहे की खदानों से सारा लोहा खरीद लिया। बाद में जब अलग अलग बाजारों बाजारों के व्यापारी खरीदने आए तो वह अकेला बेचने वाला था, और कीमत ज़्यादा बढ़ाए बिना उसने 200% का ज़्यादा फायदा हुआ। जब डायोनीसियस ने यह सुना तो उसने उनसे कहा कि वह अपना पैसा ले जा सकता है, लेकिन उसे सिरैक्यूज़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि उस आदमी ने पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका खोज लिया है जो उसके अपने फ़ायदों के लिए नुकसानदायक है, और उसका भी थेसिल्स जैसा आइडिया था। उन दोनों ने अपने लिए एकाधिकार बनाने की कोशिश की और नेताओं को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक एक सरकार को अक्सर पैसे और उसे पाने के तरीकों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि एक परिवार को, या उससे भी ज़्यादा। इसलिए कुछ सरकारी लोग खुद को पूरी तरह से फाइनेंस में लगा देते हैं। घर के मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा कि इसके 3 हिस्से होते हैं। एक है गुलामों पर मालिक का राज, जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। दूसरा है पिता, और तीसरा है का पति और पिता अपनी पत्नी और बच्चों पर राज करते हैं। दोनों आज़ाद हैं, लेकिन नियम अलग अलग होते हैं। अपने बच्चों पर राजशाही होता है और अपनी पत्नी पर संवैधानिक राज, क्योंकि भले ही कुदरत के नियम में कूट छूट हो सकती है, लेकिन मर्द कुदरती तौर पर औरत से ज़्यादा हुक्म चलाने की काबिल होता है। ठीक वैसे ही जैसे बड़ा और समझदार जवान और नासमझ से बेहतर होता है। लेकिन ज़्यादा संवैधानिक राज्यों में नागरिक बारी बारी से राज करते हैं और उन पर भी राज होता है, क्योंकि संवैधानिक राज्य का मतलब है नागरिकों का स्वभाव बराबर है और बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर भी जब एक राज करता है और दूसरा राज करता है, तो हम बाहरी रूप से नाम और सम्मान के टाइटल में अंतर पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसे आमिसिस की अपने फूट पहनने के बारे में ये कही गई बात से समझा जा सकता है। पुरुष और महिला का रिश्ता इसी तरह का होता है, लेकिन वहाँ यह असमानता हमेशा रहती है कि पिता अपने बच्चों पर राजशाही होता है, क्योंकि उसे उम्र के हिसाब से प्यार और सम्मान दोनों मिलते हैं, और वह एक तरह की शाही ताकत का इस्तेमाल करता है। और इसलिए होमोर ने ज़्यूस को सही ही देवताओं और इंसानों का पिता कहा था, क्योंकि वह उन सभी का राजा भी था। क्योंकि राजा अपनी प्रजा में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसे उनके साथ एक तरह का ही होना चाहिए, और ऐसे ही रिश्ते बड़े और छोटे पिता और पुत्र के बीच होता है। इस तरह यह साफ है कि घर का मैनेजमेंट बेजान चीज़ों को पाने से ज़्यादा इंसानों पर ध्यान देता है, और प्रॉपर्टी की शान से ज़्यादा इंसानी शान पर ध्यान देता है, जिसे हम दौलत कहते हैं। और गुलामी की खूबियों से ज़्यादा आज़ाद लोगों की खूबियों पर ध्यान दिया जाता है। एक सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि एक गुलाम में सिर्फ काम के और सेवा करने वाले गुण के अलावा और कोई खूबी होती है क्या? उनमें संयम, हिम्मत, न्याय और ऐसे ही गुण हो सकते हैं, या गुलामों में सिर्फ शारीरिक सेवा करने वाले गुण होते हैं? और हम इस सवाल का जवाब चाहे जो भी दें, एक मुश्किल कड़ी होती है, क्योंकि अगर उनमें खूबी है तो वे आज़ाद लोगों को किस तरह से अलग होंगे? दूसरी तरफ क्योंकि वे मर्द हैं और उनमें समझदारी है, इसलिए यह कहना बेतुका लगता है कि उनमें कोई खूबी नहीं है। इसी तरह का सवाल औरतों और बच्चों के बारे में उठाया जा सकता है कि क्या उनमें भी खूबियां हैं? क्या औरत
को संयमी, बहादुर और न्यायप्रिय होना चाहिए? क्या एक बच्चे को संयमी और असंयमी कहा जाना चाहिए या नहीं? तो आमतौर पर हम कुदरती शासक और कुदरती प्रजा के कुछ बारे में पूछ सकते हैं कि उनमें एक जैसा गुण है या अलग-अलग, क्योंकि दोनों में एक अच्छा स्वभाव होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उनमें से एक हमेशा राज क्यों करें और दूसरे दूसरे पर हमेशा राज क्यों किया जाए? और न ही ये हम यह कह सकते हैं कि यह डिग्री का सवाल है, क्योंकि शासक और प्रजा के बीच का ये अंतर तरह का अंतर है, इसलिए डिग्री का नहीं। फिर भी यह मानना कितना अजीब है कि एक ही में अच्छाई होनी चाहिए और दूसरे में नहीं, क्योंकि अगर शासक असंयमी और अन्यायी है तो वह अच्छा शासन कैसे कर सकता है? अगर प्रजा है तो वह अच्छी तरह आज्ञा कैसे मान सकता है? अगर वह लापरवाह और डरपोक है तो वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्य नहीं निभाएगा। इसलिए यह साफ है कि उन दिनों में अच्छाई का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उनके अलग-अलग स्वभाव के अनुसार अलग-अलग, और यह आत्मा से तुरंत पता चलता है कि जिसमें उसका हिस्सा स्वाभाविक रूप से शासन करता है और दूसरा प्रजा है, और शासक का गुण हम प्रजा से अलग मानते हैं। एक तर्क संगत हिस्सा है और दूसरा तर्कहीन हिस्सा। अब यह साफ है कि आमतौर पर यही सिद्धांत लागू होता है और इसके लिए लगभग सभी चीज़ें प्रकृति के अनुसार शासन करते हैं और शासित होती हैं, लेकिन शासन का प्रकार अलग-अलग होता है। आज़ाद आदमी गुलाम पर अलग तरह से राज करता है, जिस तरह मर्द औरत पर या बच्चे मर्द पर राज करता है। हालांकि आत्मा के हिस्से उन सभी में मौजूद होते हैं, लेकिन वे अलग अलग मात्राएं मौजूद होते हैं, क्योंकि गुलाम में सोचने समझने की कोई काबिलियत नहीं होती। औरत में होती है लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होता, और बच्चे में होती है लेकिन वह नासमझ होता है। इसलिए नैतिक गुणों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। माना जा सकता है कि सभी में ये गुण होते हैं, लेकिन सिर्फ उसी तरह और उसी मात्रा में जैसे हर किसी को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए शासक में नैतिक गुण पूरी तरह से होने चाहिए, क्योंकि उसका काम पूरी तरह से एक मास्टर कारीगर का होता है, और मास्टर कारीगर तर्क तर्क होता है। दूसरी ओर प्रजा को सिर्फ उतने ही गुण की जरूरत होती है जो उनमें से हर एक के लिए सही हो। तो साफ है नैतिक गुण उन सभी में होते हैं, लेकिन एक मर्द और औरत का संयम या एक मर्द और औरत का साहस और न्याय, जैसा कि सुकरात ने कहा था, वे नहीं होते। वही आदमी वही एक आदमी की हिम्मत हुक्म देने में दिखती है और एक औरत की बात मानने में, और यह बात बाकी की सभी खूबियों पर भी लागू होती है। जैसा कि हम उन्हें डिटेल में देखें तो और साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग आमतौर पर कहते हैं कि खूबी आत्मा के अच्छे मूड में है या सही काम करने में या ऐसी बातें हैं, वे सिर्फ खुद को धोखा देते हैं। ऐसी परिभाषाओं से कहीं बेहतर है उनके बोलने का तरीका, जो गोर्गियास की तरह खूबियों में को गिनते हैं। सभी क्लास में अपनी खास खूबियाँ होनी चाहिए। जैसा कि कवि औरतों के बारे में कहते हैं, चुप्पी औरत की शान है लेकिन यह आदमी की शान के बराबर नहीं। बच्चा अधूरा होता है, इसलिए जाहिर है कि उसकी खूबी सिर्फ उनसे जुड़ी नहीं है बल्कि एक परफेक्ट आदमी और उसके टीचर से जुड़ी है, और इसी तरह गुलाम की अच्छाई मालिक से जुड़ी होती है। अब हमने यह तय किया कि गुलाम जिंदगी की ज़रूरतों के लिए काम आता है, इसलिए जाहिर है कि उसे सिर्फ इतनी ही अच्छाई की ज़रूरत होगी जो उसे कायरता और असंयम अपने काम में नाकाम होने से बचाए। कोई पूछेगा कि अगर हम जो कह रहे हैं वह सच है तो कारीगरों में भी अच्छाई की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वे अक्सर गलत कामों की वजह से अपने काम में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन क्या दोनों मामलों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है? क्योंकि गुलाम अपने मालिक की ज़िंदगी में हिस्सा लेता है, कारीगर उससे काम जुड़ा होता है और उतना अच्छा बनता है जितना वह गुलाम बनता है, यानी मालिक के कंट्रोल में होता है। मतलब भी किस्म के मैकेनिक की एक खास और अलग गुलामी होती है, और यहाँ गुलामी कुदरत तौर पर होता है, वहीं मोची या दूसरा कारीगर ऐसा नहीं करता। तो यह साफ है कि मालिक को गुलाम में अच्छाई का सोर्स होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मालिक ही नहीं, क्योंकि उसके पास वह कला है जो उससे अपने कामों में ट्रेन करती है। इसलिए वे लोग गलत हैं जो हमें गुलामों से बात करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे बच्चों से भी ज़्यादा सलाह की ज़रूरत होती है। दासों के लिए खड़े हो जाओ। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे के रिश्ते, उनकी अलग अलग खूबियाँ, एक दूसरे के साथ उनके रिश्तों में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और हम अच्छाई कैसे अपना सकते हैं और बुराई से कैसे बच सकते हैं, इन सब पर तब बात करनी होगी जब
जब हम सरकार के अलग अलग तरीकों की बात करेंगे, क्योंकि हर परिवार एक देश का हिस्सा होता है और ये रिश्ते परिवार के होते हैं, परिवार के हिस्से के होते हैं, इसलिए हिस्से की अच्छाई को पूरे परिवार की अच्छाई का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महिला और बच्चों को शिक्षा देकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बताए गए मकसद को पूरा करें। अगर उनमें से किसी की अच्छाइयों से राज्य की अच्छाइयों में कोई फ़र्क पड़ता है, और उन्हें फ़र्क पड़ना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होकर नागरिक बनते हैं और राज्य में आधे आज़ाद लोग औरतें होती हैं। इन बातों पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है जो जो बाकी है, उसके बारे में हम किसी और समय बात करेंगे। तो अपनी अभी की जांच पूरी मानकर हम एक नई शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले एक परफेक्ट स्टेट की अलग थ्योरीज को देखें देखें पुस्तक 2। पुस्तक 2। पुस्तक 2। हमारा मकसद यह सोचना हमारा मकसद यह सोचना है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं, उनके लिए पॉलिटिकली कम्युनिटी का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। इसलिए हमें न सिर्फ बल्कि दूसरे संविधानों की भी जांच करनी चाहिए, जो असल में अच्छी तरह से चलने वाले राज्यों में मौजूद हैं, और ऐसे किसी भी थ्योरेटिकल रूप की भी जो इज्जतदार माने जाते हैं, ताकि जो अच्छा और काम का है उसे सामने लाया जा सके, और कोई यह न सोचे कि इनसे आगे कुछ ढूंढने के लिए यह जांच करनी चाहिए, क्योंकि जिन सभी संविधानों से हम वाकिफ हैं वे सभी गलत हैं। हम सब सच की कीमत पर फिलोसफी करना चाहते हैं, हम सब सिर्फ समझते हैं। हम इस विषय की स्वाभाविक शुरुआत से शुरू करेंगे। 3 विकल्प सोचे जा सकते हैं। एक, राज्य के सदस्य के पास या तो सभी एक सभी चीज़ें होनी चाहिए। 2, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3, कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए और कुछ नहीं। यह है साफ तौर पर नामुमकिन है, और उनके पास कुछ भी कॉमन न हो, क्योंकि राज्य एक कम्युनिटी है और किसी भी हालत में एक कॉमन जगह होनी चाहिए। एक शहर एक जगह पर होगा और नागरिक वे हैं जो उस शहर का हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या क्या एक अच्छी तरह से व्यवस्थित राज्य में जहाँ तक हो सके सभी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, या सिर्फ कुछ और बाकी नहीं? क्योंकि नागरिकों के पास शायद पत्नियाँ, बच्चे और प्रॉपर्टी कॉमन हो सकती है, जैसा कि सुकरात ने प्लेटो के रिपब्लिक में सुझाया है। जैसा कि सुकरात ने प्लेटो के रिपब्लिक में सुझाया। क्या बेहतर है, हमारी मौजूदा हालत या समाज का प्रस्तावित नया सिस्टम? महिलाओं के समाज में कई मुश्किलें हैं, और जिस सिद्धांत पर सुकरात जैसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत बताते हैं, वह उन तर्कों से साबित होता नहीं दिखता। राज्य का जो मकसद वह मानते हैं, उसे असल में लेना नामुमकिन है, और हम इसका मतलब कैसे निकालें, यह कहीं भी ठीक से नहीं बताया गया है। मैं उस आधार की बात कर रहा हूँ जिसे सुकरात का तर्क निकलता है कि राज्य में कितनी ज़्यादा एकता होगी उतना ही अच्छा होगा। क्या यह साफ नहीं है कि एक राज्य आखिरकार इतनी एकता हासिल कर सकता है कि वह राज्य नहीं रह जाता, क्योंकि राज्य का नेचर कई लोगों का होना होता है, कई लोगों का होना होता है, और ज़्यादा एकता की ओर बढ़ते हुए राज्य होने से एक परिवार बन जाता है, और परिवार होने से एक व्यक्ति, क्योंकि परिवार को राज्य से ज़्यादा एक कहा जा सकता है, और व्यक्ति को परिवार से ज़्यादा एक। इसलिए अगर हम यह सबसे बड़ी एकता हासिल कर भी लें, तो भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की तबाही होगी। फिर एक राज्य सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं बनाता, बल्कि अलग अलग तरह के लोगों से बनता है, क्योंकि एक जैसे लोग मिलकर राज्य नहीं बनाते। क्या किसी मिलिट्री अलायंस जैसा नहीं है, जिसका फ़ायदा किसी क्वांटिटी पर निर्भर करता है, भले ही क्वालिटी में कोई फ़र्क न हो, क्योंकि उसमें आपसी सुरक्षा का मकसद होता है। और सवाल वही है जो तराजू के पलड़े के बारे में होता है, कौन भारी है? जो
हलवाई जो तराजू पे कौन भारी है। इस तरह एक राज्य एक राष्ट्र से अलग होता है क्योंकि एक राष्ट्र में लोग बड़े नहीं होते बल्कि आर्केडियन की तरह खूब बिखरे हुए रहते हैं, गांव में वितरित, जबकि एक राज्य में जिन चीज़ों से एकता बनती है वे अलग अलग तरह के होते हैं। इसलिए मुआवजे का सिद्धांत, जैसा कि मैंने पहले ही एथिक्स में बताया, राज्यों का उद्धार है और आज़ाद लोगों और बराबर लोगों के बीच में यह एक सिद्धांत है जिसे बनाए रखना होगा क्योंकि वे सब एक साथ राज नहीं करते हैं बल्कि एक साल के आखिर में या किसी और समय के बाद या किसी कर्म से उन्हें बदलना होगा। नतीजा यह है कि इस प्लान के हिसाब से वे सब राज करते हैं, लेकिन राज करने का तरीका ऐसा है कि जैसे मोची और बड़ई अपना काम बदल लें और वही लोग हमेशा मोची और बड़ई नहीं बने रहें। और यह साफ तौर पर बेहतर है कि जिसे जैसे बिजनेस में वैसे ही पॉलिटिक्स में भी जहां नामुमकिन हो वहीं लोग बने रहें, लेकिन जहां नागरिकों को नेचुरल बराबरी की वजह से यह मुमकिन नहीं है। और यह गलत होगा कि किसी भी सरकार से बाहर रखा जाए, चाहे राज करना अच्छी बात हो या बुरी, तो सबके पास पावर होने के बजाय रोटेशन का सिद्धांत अपनाना बेहतर है जिसमें बराबर लोगों की जगह लें, जैसा कि शुरू के शासकों ने किया था। इस तरह एक पार्टी राज करती है और दूसरी बारी बारी से राज करती है, जिससे वे अब वही लोग नहीं रहे। इसी तरह उन्हें पास जो पद होते हैं उनमें भी अलग तरह के लोग होते हैं। इसलिए यह साफ है कि एक शहर अपने आप में उस तरह से एक नहीं होता जैसे कुछ लोग कहते हैं, और जिसे शहरों का सबसे बड़ा भला कहा जाता है वह असल में उनका ख़त्म होना है। लेकिन निश्चित रूप से चीज़ों का भला वही होना चाहिए जो उन्हें बचाए रखे। फिर दूसरे नज़रिए से राज्य का यह बहुत ज़्यादा एक होना साफ तौर पर अच्छा नहीं है क्योंकि एक परिवार एक व्यक्ति से ज़्यादा आत्मनिर्भर होता है और एक शहर एक परिवार से ज़्यादा। और एक शहर तभी बनता है जब कम्युनिटी आत्मनिर्भर होने के लिए काफ़ी बड़ी हो। अगर तब आत्मनिर्भरता चाहिए तो ज़्यादा एकता के बजाय कम एकता ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन यह मानकर कि सभी समुदाय के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसमें सबसे अधिक एकता हो, तो यह भी एक एकता किसी भी तरह से इस तथ्य से सिद्ध नहीं होती। सभी लोग एक ही समय पर मेरा और मेरा नहीं कह रहे हैं, जो सुकरात के अनुसार किसी राज्य में पूरी एकता की निशानी है क्योंकि सब शब्द साफ नहीं है। अगर इसका मतलब यह है कि हर कोई एक ही समय में मेरा और मेरा नहीं कहे तो शायद सुकरात जैसे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे वह कुछ हद तक पूरा हो सकता है। हर आदमी एक ही इंसान को अपना बेटा और अपनी पत्नी कहेगा और वह इसी तरह उसकी प्रॉपर्टी और उसकी सभी चीज़ों को भी। हालांकि वह बात करने का तरीका नहीं है जिसे वे लोग बात करेंगे जिनकी पत्नियां और बच्चे कॉमन हैं। वे सब कहेंगे कि हर एक नहीं। इसी तरह उनकी प्रॉपर्टी को भी इसी तरह उनकी प्रॉपर्टी को भी उनकी अपनी बताया जाएगा, लेकिन अलग अलग नहीं बल्कि मिलाकर। यह सब शब्द में एक साफ गलती है। दूसरे कुछ शब्दों दोनों ओड इवन की तरह है। यह भी साफ नहीं है और बहस में लॉजिकल पहेलियों का सोर्स बन जाता है। यह अच्छी तरह हो सकता है कि सभी लोग एक ही चीज़ को उसी मतलब में मेरा कहें जिसे तरह से हर कोई कहता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि अगर शब्दों को दूसरे मतलब में लिया जाए, यानी वह मतलब जो सभी को हर एक से अलग करता है, तो ऐसी एकता किसी भी तरह से तालमेल नहीं बैठती। और इस प्रपोजल पर एक और ऑब्जेक्शन है क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के लिए कॉमन है वह उस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। हर कोई ज़्यादातर अपने बारे में सोचता है, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं, और सिर्फ तभी जब वह खुद एक इंसान के तौर पर परेशान होता है क्योंकि दूसरी बातों के अलावा हर कोई उस फर्ज को नज़रअंदाज करने के लिए ज़्यादा तैयार रहता है जिसे वह दूसरे को पूरा करने की उम्मीद करता है। जैसे परिवार में कई नौकर अक्सर कुछ लोगों से कम काम के होते हैं। हर नागरिक के 1000 बेटे होंगे जो अकेले उसी के बेटे नहीं होंगे, बल्कि हर कोई किसी न किसी का बेटा होगा। इसलिए सभी उसे एक जैसा नज़रअंदाज करेंगे। इसके अलावा इस प्रिंसिपल पर
हर कोई दूसरे को मेरा या मेरा नहीं कहेगा इस आधार पर यह कि वह कितना अमीर है या इसका उल्टा, चाहे वह पूरी आबादी का कितना भी छोटा हिस्सा क्यों ना हो, वह एक हजार में से हर व्यक्ति के बारे में या शहर की आबादी चाहे जो भी हो कहेगा अमुक मेरा, अमुक उसका है, और उस बारे में भी वह पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यह जानना नामुमकिन है कि किसके यहाँ बच्चा हुआ, या अगर कोई बच्चा हुआ है तो वह बच गया है या नहीं। लेकिन क्या बेहतर है, 2000 या 10,000 नागरिकों में से हर एक के बारे में मेरा कह पाना या मेरा शब्द का इस्तेमाल आम और ज़्यादा सीमित मतलब से में करना, क्योंकि आमतौर पर एक ही इंसान को एक आदमी अपना बेटा कहता है, जिसे दूसरा आदमी अपना भाई या कज़न या रिश्तेदार या खून का रिश्ता या शादी से जुड़ा रिश्ता कहता है, चाहे वह खुद का हो या अपने किसी रिश्तेदार का, और इन रिश्तों को वह बंधन से अलग करता है जो उसे उसके कबीले या वार्ड से बांधता है। और प्लेटो के तरीके से बेटा होने से किसी का असली कज़न होना कितना बेहतर है, और कोई न ही कोई तरीका है। भाइयों और बच्चों और पिताओं और माताओं को भी कभी कभी एक दूसरे को पहचानने से रोकना, क्योंकि अपने क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की तरह ही पैदा होते हैं और उन्हें एक दूसरे के से अपने रिश्ते के संकेत जरूर मिलेंगे। जियोग्राफर इसे सच बताते हैं, वे कहते हैं कि ऊपर लीबिया में जहाँ औरतें आम हैं, फिर भी पैदा होने वाले बच्चों को उनके पिताओं को उनके समानता के आधार पर सौंप दिया जाता है। और कुछ महिलाओं में अन्य जानवरों की मादाओं की तरह, उदाहरण के लिए घोड़ी और गायें, अपने माता पिता के समान संतान पैदा करने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है, जैसा कि फर्स फार्सलियन घोड़ी के मामले में था। इसे डाइस डाइसिया जस्ट भी कहा जाता है। दूसरी बुराइयां जिनसे दूसरे समुदाय में बनने वालों के लिए आसान बचना आसान नहीं है, वे हैं मारपीट और हत्या, चाहे अपनी मर्जी से हो या बिना बिना मर्जी के। झगड़े और बदनामी, ये सब तब बहुत बुरे काम होते हैं जब ये पिता माता और करीबी रिश्तेदार के खिलाफ किए जाते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता नहीं होता तो उतने बुरे नहीं होते। इसके अलावा अगर रिश्ता पता न हो तो इनके होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जब ये हो जाते हैं तो उनका आमतौर पर प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कितना अजीब है कि सुकरात ने बच्चों को आम बनाने के बाद प्रेमियों को सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से रोका, लेकिन बेटे या भाई और भाई के बीच जान पहचान की इजाज़त दी। इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बिना भी इस तरह का प्यार गलत है। कितना भी अजीब है कि सिर्फ खुशी की मार के लिए संबंध बनाने से मना करना, जैसे कि पिता और बेटे या भाइयों के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ते में से कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नियों और बच्चों का यह समुदाय गार्जियन के बजाय किसानों के लिए ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि अगर उनकी पत्नियां और बच्चे कॉमन होंगे तो एक दूसरे से कमजोर रिश्तों से बंधे रहेंगे, जैसा कि एक सब्जेक्ट क्लास में होना चाहिए, और वे आज्ञाकारी बने रहेंगे और बागी नहीं होंगे। एक ही शब्द में, ऐसे कानून का नतीजा ठीक इससे उल्टा होगा जो अच्छे कानूनों का होना चाहिए। और महिलाओं और बच्चों के बारे में ये नियम बनाने से सुकरात का इरादा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम दोस्ती को देशों की सबसे बड़ी भलाई और उन्हें क्रांतियों से बचाने वाला मानते हैं, और न ही सुकरात ने देश की एकता की इतनी तारीफ की है जिसे वह और पूरी दुनिया दोस्ती से बनी हुई बताती है। लेकिन जिस एकता की वह तारीफ करते हैं वह सिंपोजियम के प्रेमियों जैसी होती है, और जैसा कि एरिस्टोफेंस कहते हैं, अपने प्यार की हद तक एक साथ बढ़ना चाहते हैं और दो होने से एक होना चाहते हैं। ऐसे में एक या दोनों निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे, जबकि असल में इसका बिल्कुल उल्टा है। जिस राज्य में औरतें और बच्चे एक साथ हों वहाँ प्यार पानी जैसा होगा, और पिता पक्का मेरा बेटा या मेरा पिता नहीं कहेगा। जैसे थोड़ी सी मीठी शराब और बहुत सारे पानी के मिक्सचर में कुछ खास नहीं लगता, वैसे इस तरह की कम्युनिटी में इन नामों पर आधारित रिश्तों का आइडिया खत्म हो जाएगा। कोई वजह नहीं है कि तथाकथित पिता बेटे की या बेटा पिता की या भाई एक दूसरे की परवाह करें। दो क्वालिटी जो खास तौर पर इज्जत और प्यार जगाती है कि कोई चीज़ आपकी अपनी है और आप उससे प्यार करते हैं, उनमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं हो सकती।
पुनः बच्चों का जन्म होता है, होते ही किसान या कारीगर के पद से अभिभावक के पद पर और अभिभावक के पद से निचले पद पर स्थानांतरण किया जाता है। बहुत मुश्किल होगा। रेंज देने वाले या ट्रांसफ़र करने वाले यह जाने बिना नहीं रह सकते कि वे किसे दे रहे हैं और किसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और पहले बताई गई बुराइयां जैसे मारपीट, गैरकानूनी प्यार, हत्याएं उन लोगों के बीच ज़्यादा होंगी जिन्हें निचले तबके में ट्रांसफ़र कर दिया गया है या जिन्हें गार्जियन के बीच जगह दी गई है, क्योंकि अब किसी दूसरे तबके के लोगों को म, भाई भाई बच्चे पिता और माँ नहीं कहेंगे, और इसलिए खून खराबे के कारण कोई भी जुर्म से नहीं डरेगा। इसलिए खून खराबे के कारण कोई भी नहीं डरेगा। पत्नी और बच्चों के समाज के बारे में हमारा यह नतीजा है। अब आइए देखें कि प्रॉपर्टी के बारे में हमारे क्या इंतजाम होने चाहिए। क्या एक परफेक्ट राज्य के नागरिकों की प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए या नहीं? इस सवाल पर महिलाओं और बच्चों के बारे में बने कानूनों से अलग बात की जा सकती है। अगर यह भी मान लें कि महिलाएं और बच्चे आजकल के आम रिवाज के से हिसाब से अलग लोगों के हैं, तो क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा? कैसे फ़ायदा नहीं होगा? क्या किसी के पास एस के पास साझा संपत्ति है और वह उसका इस्तेमाल करता है? तीन मामले हो सकते हैं। एक, मिट्टी को किसी और को दे दिया जाए लेकिन पैदावार को अपन आम स्टॉक में डाल दिया जाए, और यह कुछ देशों का तरीका है। दो, मिट्टी आम हो सकती है और उस पर आम की खेती की जा सकती है, लेकिन पैदावार को लोगों के बीच उनके निजी इस्तेमालों के लिए बांटा जाता है। यह एक तरह की साझा संपत्ति है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह कुछ जंगली लोगों के बीच मौजूदा है। तीन, मिट्टी और पैदावार दोनों एक एक जैसा साझा हो सकते हैं। जब किसान मालिक नहीं होते तो मामला अलग होता है और उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जब वे खुद जमीन जोतते हैं तो मालिकाना हक का सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वे मजे और मेहनत में बराबर हिस्सा नहीं लेते, तो जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और कम पाते हैं, वे ज़रूर उन लोगों से शिकायत करेंगे जो कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा पाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। लोगों के साथ रहने और चीज़ें एक जैसे रखने से हमेशा मुश्किल होती हैं, लेकिन खासकर उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होने में। साथ घूमने वालों की पार्टनरशिप इसका एक उदाहरण है, क्योंकि वे आमतौर पर रास्ते में ही अलग हो जाते हैं और किसी भी छोटी मोटी बात पर झगड़ते हैं। नौकरों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम उन लोगों से सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये तो बस कुछ नुकसान हैं जो प्रॉपर्टी के कम्युनिस्ट में होते हैं। मौजूदा अरेंजमेंट को अगर अच्छे रीति रिवाजों और कानून से बेहतर बनाया जाए तो यह कहीं बेहतर होगा और इसमें दोनों सिस्टम के फायदे होंगे। प्रॉपर्टी एक तरह से कॉमन होनी चाहिए, लेकिन एक आम नियम के तौर पर प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि जब हर आदमी का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, लोग एक दूसरे की शिकायत नहीं करेंगे और वे ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि हर कोई अपना काम पर ध्यान देगा। और फिर भी अच्छे लोगों में और इस्तेमाल के मामले में दोस्तों के लिए, जैसा कि कहावत है, सब कुछ एक जैसा होगा। अभी भी ऐसे सिद्धांतों के कुछ निशान हैं जो दिखाते हैं कि यह नामुमकिन नहीं है, बल्कि सही तरीके से बनी हुई हालत है, कुछ हद तक पहले से मौजूद है और इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हालांकि हर आदमी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। कुछ चीज़ें वह अपने दोस्तों को दे देता है, जबकि दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल वह उनके साथ शेयर करता है। उदाहरण के लिए लेसेडिमोनियन एक दूसरे के घोड़ों, गुलामों और कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं जैसे वे उनके अपने हों, और जब वे गांव में होते हैं तो वे खेतों में जो कुछ भी चाहते हैं ले लेते हैं। यह साफ तौर पर बेहतर है कि प्रॉपर्टी प्राइवेट हो, लेकिन उसका इस्तेमाल सब मिलकर करें, और कानून बनाने वाले का खास काम इंसानों में यह अच्छी आदत पैदा करना है। फिर जब कोई इंसान किसी चीज़ को अपना महसूस करता है तो खुशी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि खुद से प्यार एक ऐसी भावना है जो कुदरत ने पैदा की है और बेकार नहीं की जाती। हालांकि बेमतलबीपन की सही बुराई सही बुराई की जाती है, लेकिन यह सिर्फ खुद से प्यार नहीं है बल्कि खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे कंजूस का पैसे से प्यार, क्योंकि सभी या लगभग सभी लोग पैसे से और ऐसी
दूसरी चीज़ों से कुछ हद तक प्यार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेहमानों या साथियों के साथ हैं अच्छा व्यवहार करने की या उनकी सेवा करने की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। जो भी जो तभी हो सकती है जब आदमी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। सरकार के बहुत ज़्यादा एक होने से एक फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। ऐसी हालत में दो अच्छी बातें ख़त्म हो जाती हैं। पहली, औरतों के प्रति संयम, क्योंकि संयम के लिए किसी और की पत्नी से दूर रहना एक इज्जतदार काम है। दूसरी, प्रॉपर्टी के मामले में उदारता। जब आदमियों के पास है सब कुछ कॉमन है तो कोई भी उदारता की मिसाल नहीं बनेगा और कोई भी उदार काम नहीं करेगा, क्योंकि उदारता प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में ही है। ऐसे कानून भले ही भलाई का दिखावा करते हों, लोग उन्हें आसानी से सुन लेते हैं और आसानी से यह मानने लगते हैं कि किसी शानदार तरीके से हर कोई किसी का दोस्त बन जाएगा। खासकर जब तब कोई राज्यों में मौजूद बुराइयों, कॉन्ट्रैक्ट के मुकदमे, झूठी गवाही के लिए सजा, अमीर लोगों की चापलूसी और ऐसी ही दूसरी बुराइयों की बुराई करते हुए सुना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से पैदा होती हैं। हालांकि ये बुराइयां एक बहुत अलग वजह से होती हैं। इंसानी स्वभाव की बुराई। असल में हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास सब कुछ कॉमन है उनके बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। हालांकि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले बहुत सारे लोगों की तुलना में उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। फिर से हमें न सिर्फ उन बुराइयों का हिसाब लगाना चाहिए जिनसे नागरिक बचेंगे, बल्कि उन फायदों का भी जो वे खो देंगे। उन्हें जो ज़िंदगी जीनी है वह बिल्कुल नामुमकिन लगती है। सुकरात की गलती एकता की उस गलत सोच की वजह से हुई है जिससे वह शुरू करते हैं। एकता परिवार और राज्य दोनों में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ मामले में, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एक राज्य इतनी एकता पा सकता है कि वह राज्य नहीं रह सकता, या जहां असल में ख़त्म हुए बिना वह एक छोटा राज्य बन जाएगा। जैसे तालमेल एक सुर में बदल जाता है या एक लय जो एक पैर तक सिमट गई हो। राज्य, जैसा कि मैं कह रहा था, एक बहुत बहुलता है जिसे शिक्षा के जरिए एक किया जाना चाहिए और एक समुदाय बना जाना चाहिए। और यह अजीब है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लेखक जिसके बारे में वह सोचता है कि वह राज्य को नेक बनाएगा, अपने नागरिकों को इस तरह के नियमों से बेहतर बनाने की उम्मीद करे, न कि दर्शन या रीति रिवाजों और कानूनों और जिसे जैसे स्पार्टा और क्रीट में आम खाने के संबंध में प्रचलित है, जिससे कानून बनाने वाले ने कुछ हद तक संपत्ति को आम बना दिया है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें सदियों के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इतने सालों में ये चीज़ें अगर अच्छी होती तो पक्का अनजान नहीं होती, क्योंकि लगभग हर चीज़ का पता चल गया है। हालांकि कभी कभी उन्हें एक साथ नहीं रखा जाता। दूसरे मामले में लोग अपने पास मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। इस विषय पर बहुत रोशनी पड़ती है अगर हम सरकार के ऐसे रूप को असल में बनाने की प्रक्रिया में देख पाते, क्योंकि लेजिस्लेटर नागरिकों को आम रखने के लिए एसोसिएशन, फ्रेटरीज और ट्राइब्स में बांटे बिना राज्य नहीं बन सकता। लेकिन यह सारा कानून सिर्फ गार्डियंस को खेती करने से मना करने पर होता है। एक रोग जैसे लेसेडिमोनियन पहले से ही लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से सुकरात ने यह नहीं बताया है और न ही यह तय करना आसान है कि ऐसे समुदाय में राज्य का आम रूप क्या होगा। नागरिक जो नागरिक गार्डियन नहीं है वे ज़्यादातर हैं और उनके बारे में कुछ भी तय नहीं किया गया। क्या किसानों की भी अपनी प्रॉपर्टी कॉमन होगी, या उस कॉमन ज़मीन के अलावा जिस पर वह खेती करता है क्या हर व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होगी? और क्या उनकी पत्नी और बच्चे अलग अलग होंगे या कॉमन? अगर गार्डियन की तरह उनके पास सब कुछ कॉमन होगा तो वे उनसे किस बात से में अलग हैं, या उनके सरकार के अधीन होने से उन्हें क्या मिलेगा, या वे किस सिद्धांत पर अधीन होंगे? जब तक कि शासक वर्ग क्रेटन्स की चालाक पॉलिसी ने अपना ले, जो अपने गुलामों को भी अपने लिए ही इंस्टीट्यूशन देते हैं लेकिन उन्हें जिम्नास्टिक एक्सरसाइज और हथियार रखने से मना करते हैं।
और लेकिन जिम्नास्टिक हथियार रखने से मना करते हैं। दूसरी ओर अगर शादी पार्टी के मामले में निचले तबके के लोग दूसरे शहरों की तरह होंगे जो समुदाय का रूप होगा होगा तो होगा, क्या इसमें एक में दो राज्य नहीं होने चाहिए? एक दूसरे के दुश्मन, एक क्लास में गार्डियन होंगे जो एक तरह के वॉचमैन है, दूसरी क्लास में किसान होंगे और फिर कारीगर और दूसरे नागरिक होंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो मुकदमे और झगड़े और वे सभी बुराइयां जो सुकरात दूसरे राज्यों में होने की बात कहते हैं उनमें भी बराबर होंगे। वह सच में कहते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा होने पर नागरिकों को ज़्यादा कानूनों की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे शहर या बाजार के बारे में कानून। लेकिन फिर वह अपनी शिक्षा सिर्फ रखवालों तक ही सीमित रखते हैं। फिर वह किसानों को जमीन का मालिक इस शर्त पर बनाते हैं कि वे नजराना दें, लेकिन उस मामले में वे हेलोट्स या पेनेस्टे या आमतौर पर गुलामों की तुलना में बहुत ज़्यादा बेकाबू और घमंडी होंगे। और क्या पत्नियां और प्रॉपर्टी का मिलना जुलना निचले तबके के लिए भी ऊंचे तबके के बराबर जरूरी है या नहीं? और इससे मिलते जुलते सवाल कि निचले तबके की पढ़ाई, सरकार का तरीका, कानून क्या होंगे, सुकरात ने कहीं तय नहीं किया। नहीं, यह पता लगाना आसान है। हालांकि बहुत ज़रूरी है कि अगर रखवालों की आम जिंदगी को बनाए रखना है तो निचले तबके का चरित्र कैसा होना चाहिए। फिर अगर सुकरात औरतों को आम कर दें और प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रखें तो मर्द खेतों को देखभाल करेंगे, लेकिन घर की देखभाल कौन करेगा? और क्या होगा अगर खेती करने वाले लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी पत्नियों को एक ही कर दें? एक ही और लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी पत्नी दोनों एक ही हों। एक बार फिर जानवरों की मिसाल से यह कहना बेतुका है कि मर्दों और औरतों को एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि जानवरों को घर नहीं संभालना होता। सुकरात ने जैसी सरकार बनाई है उसमें भी खतरे के तत्व हैं, क्योंकि वह हमेशा उन्हीं लोगों को राज करने देता है और अक्सर मतलबी लोगों में परेशानी का कारण बनता है। तो जोशीले योद्धाओं में कितना ज़्यादा। लेकिन यह साफ है कि जिन लोगों की को वह राज करने देता है वे वही होने चाहिए जिन्हें भगवान इंसानों की आत्मा में जो सोना मिलता है वह एक जैसा नहीं होता। समय एक को दिया जाता है, दूसरे समय दूसरे को, लेकिन हमेशा एक ही को। जैसा कि वह कहते हैं, भगवान कुछ लोगों में सोना और दूसरों में चांदी उसके जन्म से ही मिला देते हैं, लेकिन जो कारीगर और किसान बनने के लिए बने हैं उन्हें पीतल और लोहा मिला देते हैं। भगवान कुछ लोगों में सोना और दूसरों में चांदी उनके जन्म से ही मिला देते हैं, लेकिन जो कारीगर और किसान बनने के लिए बने हैं उनमें पीतल और लोहा मिला देते हैं। फिर से वह खुशी के रखवालों को दूर रखते हैं और कहते हैं कि कानून बनाने वाले को पूरे राज्य को खुश करना चाहिए, लेकिन पूरा देश तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक कि उसके ज़्यादातर या सभी या कुछ हिस्से खुशी का आनंद न लें। इस मामले में खुशी नंबरों के बराबर सिद्धांत की तरह नहीं, जो सिर्फ पूरी चीज़ में हो सकता है लेकिन किसी भी हिस्से में नहीं। खुशी वही नहीं है अगर रखवाले खुश नहीं हैं तो कौन खुश है? पक्का कारीगर या आम लोग तो नहीं। सुकरात जिस रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं उसमें यह सभी मुश्किलें और दूसरी भी उतनी ही बड़ी है। प्लेटो के बारे में लॉज कानूनों पर भी यही या लगभग यही आपत्ति लागू होती है, और इसलिए हमें उसमें बताए गए संविधान की थोड़ी जांच करनी चाहिए। रिपब्लिक में सुकरात ने निश्चित रूप से कुछ ही सवालों को सुलझाया, जैसे कि महिलाओं और बच्चों का समुदाय, संपत्ति का समुदाय या राज्य का संविधान। आबादी दो वर्गों में बटी हुई है, एक किसान का और दूसरा योद्धाओं का। इनमें से राज्य के सलाहकारों और शासकों का तीसरा वर्ग लिया गया है। लेकिन सुकरात ने यह तय नहीं किया कि किसानों और कारीगरों को सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं, और क्या उन्हें भी हथियार रखने और सैन्य सेवा में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए या नहीं। वह निश्चित रूप से सोचते हैं कि
महिलाओं को अभिभावकों की शिक्षा में हिस्सा लेना चाहिए और उनके साथ लड़ना चाहिए बाकी का काम मुख्य विषय से अलग बातों और अभिभावकों की शिक्षा के बारे में चर्चाओं से भरा है। लॉज कानूनों के अलावा शायद ही कुछ है, संविधान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। इससे इसे जिसे वह ज़्यादा आम बनाना चाहता था, धीरे धीरे वह आइडियल रूप ले लेता है, क्योंकि औरतों के ग्रुप और प्रॉपर्टी को छोड़कर वह मानता है कि दोनों राज्यों में सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। एक जैसी एजुकेशन, दोनों के नागरिकों को गुलामों वाली कामों से आज़ाद रहना चाहिए और दोनों में एक साथ खाना होना चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कानूनों में कॉमन और योद्धाओं की संख्या लगभग 5,000 है।